क्या D8 की बैठक इजराइल को टेंशन दे सकती है? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 8 मुस्लिम देशों की ग्रुप D8 की बैठक इजिप्ट में हो रही है। ये काफ़ी बड़ी बैठक है। संगठन का पूरा नाम D8 ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। साल 1997 में मुस्लिम देशों की आर्थिक तरक्की के लिए बना ये समूह एक मामले में खास है कि केवल इन्हीं 8 देशों की कुल आबादी 1.25 अरब है, जो दुनिया के मुस्लिम आबादी की 60% जितनी है। इसमें अरब देश जैसे कि सऊदी अरब, इराक, सीरिया, कतर, UAE शामिल नहीं है। फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। साल 1997 में मुस्लिम देशों की आर्थिक तरक्की के लिए बना ये समूह एक मामले में खास है, केवल 8 ही देश हैं और इसकी बैठक इस वक्त इजिप्ट में हो रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत इस बैठक में तुर्की और ईरान जैसे देश भी हिस्सा ले रहे हैं। आर्थिक मुद्दों के अलावा इस बैठक में मुस्लिम देश फलस्तीन मुद्दे को भी उठाया जा सकता है। खासकर सीरियाई तख्ता पलट के बाद इजराइल जिस तरीके से आक्रामक हुआ है, इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये देश इजराइल के खिलाफ कोई प्रस्ताव ला सकते हैं। विकासशील मुस्लिम देशों के संगठन में पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, इजिप्ट, तुर्की और ईरान शामिल है। और जिस तरीके से यहाँ चल रहा है, दक्षिण पूर्व एशिया से अफ्रीका तक फैले देशों का पहला एजेंडा आर्थिक बढ़त था, फिर इसमें सोशल मुद्दे भी शामिल होने लगे। इस बार इसमें ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन भी हिस्सा ले रहे हैं। ये 1 दशक बाद किसी ईरानी लीडर की पहली इजिप्ट यात्रा है, जिसके कई मायने लगाए जा रहे हैं। ईरान और इजिप्ट का रिश्ता आमतौर पर काफ़ी तनाव भरा रहता है। इसकी शुरुआत 70 के दशक में इस्लामिक क्रांति के साथ हो चुकी थी। इजिप्ट जहां विकास की बात करता है तो वहीं ईरान कट्टरता की तरफ जा चुका था। ऐसे में दोनों के संबंध बिगड़ते चले गए। बाद में कॉमन मित्र ने दोनों के बीच दोस्ती की कोशिश की, हालांकि तनाव कम नहीं हुए। अब इजरायली आक्रामकता के बीच दोनों देश वापस जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये बदलाव पिछले साल भर में आया है। हमास और इजराइल की जंग शुरू होने के बाद इजिप्ट ने भी बीच बचाव की कोशिश की। इसके बाद ईरान और इसके बीच बड़ी गांठ हल्की होती दिखाई दे रही है। ईरान के राष्ट्रपति काहिरा की यात्रा कर रहे हैं, जो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात मानी जा रही है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि आर्थिक के अलावा इस बैठक में क्षेत्रीय मसलों पर भी चर्चा की जाएगी। काहिरा में विकासशील 8 देशों के 11वें शिखर सम्मेलन में बोलते हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान के सामाजिक आर्थिक विकास और प्रगति के लिए युवाओं में निवेश करना महत्वपूर्ण था। शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री शहबाज ने कहा कि पाकिस्तान के लिए युवाओं में निवेश करना और SME यानी कि छोटे और मध्यम उद्यमों का समर्थन करना हमारे सामाजिक और आर्थिक विकास और प्रगति के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये जो D8 की बैठक हो रही है, इस D8 की बैठक को लेकर माना जा रहा है कि सऊदी और UAE दोनों को किनारे करने की कोशिश हो रही है। हालांकि हो सकता है D8 की ये बैठक ही एक बड़ा कारण हो जिसकी वजह से अमेरिका ने यहाँ एक्शन भी लिया हो। अमेरिका यहाँ पाकिस्तान के ऊपर एक्शन ले रहा है, वो भी अचानक से, तो इसके पीछे कुछ न कुछ इस तरीके का काम हो सकता है। अमेरिका ने जिस तरीके से लगाया है, उसके बाद ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर पाकिस्तान के पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक नजम सेठी ने भी कहा है कि सिर्फ निंदा का बयान जारी करना ठीक नहीं है, भविष्य के बारे में सोचना होगा। सेठी का मानना है कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर भी अमेरिका सवाल उठा सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व चेयरमैन नजम सेठी समा टीवी पर एक कार्यक्रम में बोलते हुए कह रहे थे कि 50, 60, 70 के दशक में हम अमेरिका की तरफ जा रहे थे क्योंकि दूसरा सहारा नहीं था। वहीं भारत रूस की तरफ हाथ बढ़ा रहा था। अब अमेरिका और भारत करीबी हो रहे हैं तो पाकिस्तान से अमेरिका की दूरी बढ़ती जा रही है। नजम सेठी ने आगे कहा कि अगर एक तरफ से दबाव बढ़ेगा तो दूसरी तरफ जाना बहुत स्वाभाविक है। अमेरिका हम पर जितना दबाव बनाएगा हम उतना चीन की तरफ जाएंगे। अमेरिका खुद भारत के साथ जा रहा है तो हम चीन के साथ ही जाएंगे। अब इसमें भारत जरूर मजेदार खेल खेल रहा है। वो अमेरिका और रूस दोनों के साथ बना हुआ और एक संतुलित
संतुलन साध कर चल रहा है। नजम सेठी की बातचीत में ये भी खुलासा किया गया कि पाकिस्तान और चीन के संबंध भी फिलहाल कुछ मुद्दों पर ठीक नहीं चल रहे हैं। इसमें से एक अहम मुद्दा है ग्वादर और दूसरा है सीपेक का मुद्दा। इनका कोई समाधान नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से पाक चीन में तनाव है। लेकिन नजम सेठी ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगला साल 2025 में अमेरिका और इजराइल का पूरा ध्यान ईरान पर रहने वाला है। अमेरिका और इजराइल को ईरान का परमाणु कार्यक्रम सबसे ज़्यादा फिक्र में डाल रहा है। अमेरिका अगर 2025 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को ख़त्म करने में कामयाब हो जाता है तो साल 2026 में अमेरिका का सारा ध्यान पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर आ सकता है। इस चीज़ के लिए भी ये लोग डर रहे हैं। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ लाखों भारतीय विदेशों में रहकर काम करते हैं और ये भारतीय भारत के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसकी अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस साल विदेश में रह रहे भारतीयों ने 129 अरब डॉलर भारत भेजे हैं। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के कुल बजट से भी ज्यादा है। आपको बता दूं, बीते कई सालों से विदेशों में रह रहे भारतीयों द्वारा दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा पैसा भेजा जा रहा है। विदेशों में काम करने वाले भारतीयों ने इस बार 129 अरब डॉलर भेजे हैं, जो कि पाकिस्तान के 67 अरब डॉलर और बांग्लादेश के 68 अरब डॉलर संयुक्त बजट से भी ज्यादा है। वहीं मैक्सिको को मिले कुछ रेमिटेंस से ये दोगुने से भी ज्यादा है। वर्ल्ड बैंक के अर्थशास्त्रियों द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार इस साल भी भारत को सबसे ज्यादा रेमिटेंस मिला है। 129 अरब डॉलर के साथ भारत पहले स्थान पर है, जबकि मैक्सिको 68 अरब डॉलर के साथ दूसरे, चाइना 48 अरब डॉलर के साथ तीसरे और फिलीपींस 40 अरब डॉलर के साथ चौथे, पाकिस्तान 33 अरब डॉलर के साथ 5वें स्थान पर है। बीते 5 साल से भारत को हर साल 100 अरब डॉलर से ज़्यादा का रिमिटेंस मिल रहा है। इसमें साल 2020 अपवाद रहा, क्योंकि महामारी के कारण भारत का रिमिटेंस 83 अरब डॉलर ही रहा। भारत को मिलने वाले रिमिटेंस में इस साल 5.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले साल ये बढ़ोतरी 1.2% रही थी। भारत को मिले रेमिटेंस का आंकड़ा भारत में कुल विदेशी निवेश से भी ज्यादा रहा है। इस साल सितंबर तिमाही तक भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 62 अरब डॉलर था। साथ ही रिमिटेंस ने इस साल के भारत के रक्षा बजट को भी पार कर लिया है। भारत का इस साल का रक्षा बजट 55 अरब डॉलर रहा था। बीते 10 सालों में भारत के रिमिटेंस में 57% की वृद्धि आई है। बीते एक दशक में भारत को रिमिटेंस से करीब 1 खरब डॉलर मिले हैं। साल 2014 में भारत को मिले रिमिटेंस का आंकड़ा 17 अरब डॉलर, 2015 में 69 अरब डॉलर, 2016 में 63 अरब डॉलर, 2017 में 69 अरब डॉलर, 2018 में 79 अरब डॉलर और 2019 में 79, 2020 में 83 अरब डॉलर, 2021 में 105 अरब डॉलर, 2022 में 111 अरब डॉलर, 2023 में 125 अरब डॉलर और इस साल यानी कि 2024 में 129 अरब डॉलर रहा है। ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा बता रहा है कि अब भारत के अंदर धीरे धीरे आर्थिक पावर भी बढ़ती जा रही है और इसी वजह से ये सारे बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। खैर, अब जिस तरीके से चल रहा है, ऐसे में आने वाले समय में ये आंकड़े कहे जा रहे हैं कि और भी ज्यादा बढ़ने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।